हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के हमारी इस वीडियो में। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम पॉलिटी क्लास से रिवाइज करेंगे जो RW चैनल पर नवीन शर्मा सर ने लिए हैं। ठीक है, उन्होंने पॉलिटी बेसिक से एडवांस लेवल पर करवा रखी है, जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए इनफ है। हम उनके द्वारा जो भी क्लासेस कराई गई हैं उनका एक फास्ट रिविज़न करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर आप लोग वो क्लासेस देख लेना, जिसने भी देख रखी हैं वो यहाँ से एक रिविज़न कर सकता है। और जो अभी देखेंगे वो तो क्लास ज़रूर देखना, लेकिन जो लास्ट टाइम पर देखेंगे क्लास देखने टाइम नहीं हुआ तो डायरेक्ट यहाँ से रिवीजन कर जाना। पक्का मेरा विश्वास है कि आप लोग एक ठीक ठाक स्कोर कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा संविधान से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को पता है हमारी पॉलिटी, हमारी राज्य व्यवस्था सब संविधान के इर्द गिर्द ही तो है। ठीक है, संविधान संविधान दो शब्दों से बना है, सम प्लस विधान। सम का अर्थ समान, विधान का मतलब कानून, कानून या नियम। ऐसे नियम जो सबके लिए बराबर हो, सबके लिए समान हो। ठीक है, जिन नियमों सबको समान समझा जाए वो होता है संविधान। संविधान की परिभाषा देखें, नियमों कानूनों का ऐसा संकलन या फिर ऐसा लेखा जोखा जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो। नियमों कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन मतलब व्यवस्था, किसी भी देश की व्यवस्था चलाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, वो होता है हमारा संविधान। अब किसी देश की व्यवस्था, उस राज्य की व्यवस्था क्या होती है? संविधान को व्यवहार में लाना, कि संविधान को व्यवहार में लाना। फॉर एग्जांपल देखो, पहले होता था कि क्रम के आधार पर कैटेगरीज बांट दी जाती है, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। ठीक है, ये क्रम के आधार पर बांटी गई। ये हमारी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में बताया गया कि क्रम के आधार पर बांटा जाता था पहले। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जन्म के आधार पर बांटा जाने लगा। जैसे जैसे जन्म के आधार पर बांटा जाने लगा, कुछ जाति अपने को उच्च मानने लगी और उन्होंने कमज़ोर जातियों को निम्न का दर्जा दे दिया। ठीक है, और फिर संविधान संविधान के लिए सब बराबर है, तो इन्हीं को बराबर करने के लिए यस उस राज्य में व्यवस्था को बनाने के लिए हमारे संविधान का निर्माण हुआ था। और इसी संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17, जिसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ठीक है, अस्पृश्यता मतलब कुछ लोग दूसरों को निम्न मानते हैं या फिर ये मानते हैं कि ये हमारे, फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी पीछे की घटना है कि किसी ने एक अभी 2-3 दिन पहले की है, राजस्थान में कोई ड्राइवर था, वो निम्न जाति से था, उसने उसके मालिक का पानी का घड़ा छू लिया, तो उसने इतनी पिटाई की उसकी बेल्ट से, तो उस घड़े को छूने मात्र से ही उसने इतनी पिटाई की। तो हमारे संविधान में ये उसने पिटाई क्यों की? इसलिए की क्योंकि वो निम्न जाति से था और उन्होंने उनका घड़ा छू लिया। लेकिन ये संविधान की नज़र में बिल्कुल गलत है और नैतिकता के हिसाब से देखें तो भी बिल्कुल गलत है। तो इसलिए हमारे संविधान में आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ठीक है, और ये कब? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का है। अगर ऐसा करता है तो उसको कम से कम 1 महीने की, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की, और कम से कम 100 रुपये और ज़्यादा से 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ठीक है, और इसके अलावा देखो आप आर्टिकल 21, लव मैरिज, सांस लेना, पलक झपकाए, खाना पीना, सोने का अधिकार। बेसिकली आर्टिकल 21 में हमारे जीने का अधिकार होता है। ठीक है, ये राज्य व्यवस्था समझाने के लिए आप लोगों को एग्जाम्पल बताए गए ताकि आप समझ पाओ कि राज्य व्यवस्था होती क्या है और देश में राज्य व्यवस्था चलाने के लिए क्या क्या आधार होते हैं। ये तो आधार तो हमारी राज्य व्यवस्था के लिए हमारा पूरा संविधान ही है, लेकिन आपको एग्जाम्पल के लिए बताए गए हैं। राज्य व्यवस्था चलाने के लिए संसद, न्यायालय, गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। संसद क्या करती है? लॉ मेकिंग का काम करती है। न्यायालय दंड देती है। ठीक है, और कुछ गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। संसद और न्यायालय के बारे में हम आगे क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी चलिए पढ़ते हैं संस्थाओं के बारे में। संस्थाएं बेसिकली कितने प्रकार की होती हैं? 3 की, जिसमें से 2 प्रकार ये हैं। पहला संवैधानिक संस्थाएं, दूसरा असंवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं वे होती है जिनका जिक्र हमारे संविधान में मिलता है। ठीक है, और नाम से पता चल रहा है असंवैधानिक, जो संस्था है संविधान का उल्लंघन करे, जो संविधान के अनुसार नहीं है। संविधान संस्थाएं जैसे कि हमारा वित्त आयोग है, हमारा निर्वाचन आयोग है। वित्त आयोग हमारे आर्टिकल 280 में है, निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में है। संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका वर्णन संविधान में मिलता है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का, और ये हमारे संविधान के अनुसार, हमारी संसद के अनुसार ही चलती हैं। और इसके अलावा जो असंवैधानिक संस्थाएं हैं, संविधान का उल्लंघन करने वाली संस्थाएं, जैसे कि आतंकवादी संगठन,
अभी जैसे कि गाज़ा में हमास है, तालिबान है, इस तरह के जो भी आतंकवादी संगठन है वो संविधान का उल्लंघन नहीं तो करते हैं। या फिर माओवादी संगठन एक ऐसी विचारधारा थी, उसमें वंचित वर्ग के राजनीतिक एंड सामाजिक उत्थान के लिए युद्ध का सहारा लिया उन्होंने, ठीक है। माओवादी संगठन अब भी है, जो कहाँ पर, चाइना में पनपा था स्टार्टिंग में, कब, 1950-60 के दशक में, माओ जेडोंग के नेतृत्व में, ठीक है। ऐसे ही भारत में एक नक्सलवादी संगठन है, ये कब बना, ये 1967 में, और ये वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नक्सलवाड़ी गांव में बना था। इसके नेता थे चारू मजूमदार और कानू सैन्याल। ये नक्सलवादी संगठन भी एक ऐसी विचारधारा है जिसमें एक वर्ग को उठाने के लिए युद्ध, बंदूकें, इनका सहारा लिया जाता है, जो संवैधानिक नहीं है, ठीक है। और इसी नक्सलवाद को रोकने के लिए 1967 में तो नक्सलवादी संगठन बने थे। उसी साल UAPA एक्ट आया। UAPA का मतलब क्या होता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम। ये कब आया, अभी SSC-GD में आए थे पिछले साल कि UAPA एक्ट कब आया, तो आप बताएंगे 1967 में, ठीक है। और क्यों था, नक्सलवाद को रोकने के लिए। और अभी भारत का टारगेट है कि 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो याद रखना, ये भी करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन। अब देखिए, संस्थाओं के तीसरा टाइप कौन सा होता है, गैर संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक पढ़ी हमने, असंवैधानिक पढ़ी, अब पढ़ेंगे गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती है जिनका संविधान में जिक्र नहीं होता, लेकिन वो संविधान को लागू करने में सहायक होती हैं। गठन दो तरीके से होता है, बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल की सलाह पर। दूसरा, पार्लियामेंट करती है, जिन्हें स्टैच्यूटरी बॉडीज कहा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर नीति आयोग हमारी संस्था एक, जो कब बनी, 2015 में। आप जानते हो कि योजना आयोग जो 1950 में बनी थी, उसी को डिसॉल्व करके नीति आयोग बनाया गया था। नीति का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। एक कार्यकारी संस्था है जो हमारे संविधान को लागू करने या फिर संवैधानिक प्रक्रिया से लोगों को जो भी मदद पहुंचाई जाती है या फिर देश के विकास के लिए जो भी कार्य किया जाता है, उसमें अपना रोल अदा करती है, ठीक है। ये संविधान में इनका वर्णन नहीं है, लेकिन ये संविधान को लागू करने में सहायक होती हैं, ठीक है। दूसरा तरीका हमारा बाई पार्लियामेंट, संसद के द्वारा ये बॉडीज बनाई जाती है, जैसे जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन टाइम के साथ पता लगा कि इनका होना आवश्यक है। तो जैसे कि NHRC, ये कब बनी, 1993 में। NHRC का मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। और फिर है CIC, केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये कब आया, 2005 में। NCW, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, ये कब आया, 1990 में। इससे आगे चलेंगे, संविधान की क्या आवश्यकता है। संविधान हमारा नियमों पर ही टिका हुआ, ठीक है। कुछ नियम है, कुछ नियमों का संकलन है जिसका शासन चलाने में सहायक होता है। तो अब इन नियमों को दो तरह से लागू किया जा सकता है, एक तो राजतंत्र के माध्यम से, मोनार्ची, एक लोकतंत्र के माध्यम से, डेमोक्रेसी, ठीक है। राजतंत्र में क्या होता है, एक राजा होता है, उसी को सब अधिकार होते हैं, और लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों की सिफारिश पर फैसले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट था हमने वो पढ़ा। अभी कुछ देखेंगे जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि वो आपको ज़्यादा काम ना आए, लेकिन आपकी समझ को बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। देखो, संविधान का पहला काम यह है कि बुनियादी नियमों को ऐसा समूह उपलब्ध कराएं जिससे समाज के सदस्य को एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। ऐसे नियम उपलब्ध करवाए, या फिर ऐसे नियमों का समूह उपलब्ध करवाए जिससे समाज के सदस्य में न्यूनतम समन्वय मतलब जुड़ाव, ठीक है, या लगाव, लोगों को आपस में एक जुड़ाव बना रहे और विश्वास बना रहे। संविधान का दूसरा काम ये है, ये स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और संविधान ये भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, ठीक। हमारा संविधान ही तय करता है, सब चीज़ों का वर्णन है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार कैसे निर्मित होगी, ठीक है। इन सब बातों का संविधान में जिक्र किया गया है। जो आगे क्लासेज में हम टॉपिक्स करेंगे उनमें कवर हो जाएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। संविधान का तीसरा काम यह है कि सरकार पर कुछ सीमाएं लगाए कि वे उनका उल्लंघन कभी ना करे। संविधान में इसका प्रावधान भी है। अगर मान लो देश में सरकार तो बना दी, पर ऐसे कुछ नियम नहीं है कि सरकार फिर अपनी मनमर्जी करने लगे, और मनमर्जी करने लगा तो संविधान कहाँ रह जाएगा, वो एक राजतंत्र की तरह तो हो जाएगा। देखो, एक एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको, मौलिक अधिकार स्पष्ट हो जाए। जीवन जीने का अधिकार, हमारा आर्टिकल 21, ठीक है। कहीं भी भ्रमण करने का,
कहीं भी देश में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 19D। देखो जैसे कि ये हमारे कुछ अधिकार है। अगर संविधान अगर कुछ ऐसी प्रक्रिया ना बनाए कि इनका उल्लंघन करने पर सरकार को रोका ना जाए, तो सरकार उल्लंघन करेगी। हमारे जीने का अधिकार है, कहीं भी घूमने का अधिकार है, और भी हमारे जो भी अन्य अधिकार है उनका उल्लंघन ना हो सके, इसलिए संविधान में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं बनाई गई हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ। आपातकाल, हमारे देश में 3 तरह की इमरजेंसी लगती है, 3 तरह के आपातकाल लगते हैं। पहले नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, दूसरी स्टेट इमरजेंसी, तीसरी फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 352। स्टेट इमरजेंसी राज्य आपातकाल आर्टिकल 356। फाइनेंशियल वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। देखो ड्यूरिंग इमरजेंसी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 बने रहेंगे। हमारे जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें अगर देश में कोई भी इमरजेंसी होती है तो वे आर्टिकल्स हमसे छीने जा सकते हैं, एक तरह से मतलब उन पर रोक लग सकती है। जैसे ही ये मान लो देश में कोई हमला हो जाए तो कहीं भी भ्रमण करने का हमारा जो आर्टिकल 19D है उस पर रोक लग सकती है ना। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 ऐसे आर्टिकल है जिन पर कोई देश में कैसे भी आपातकाल हो लेकिन वो बने रहेंगे। 21 तो जीने का अधिकार है, भाई आप जीने का अधिकार कैसे छोड़ दोगे बेशक देश में कैसे भी हालात हो। तो आर्टिकल 20 है, ये गिरफ्तारी से रिलेटेड है। जैसे कि अगर आपको किसी ने आज गिरफ्तार किया है, ये मान लो आपको किसी ने दिसंबर में गिरफ्तार किया है, उस समय आपने जो भी अपराध किया था उसकी सज़ा 4 साल थी, आपकी सुनवाई हुई जनवरी में, उस समय उसकी सज़ा हो गई 6 साल। तो आपको इसी के हिसाब से सज़ा मिलेगी, क्योंकि अपराध आपने दिसंबर में किया था। ये नहीं जनवरी में सुनवाई हुई है तो आपको 6 साल की सज़ा मिल जाएगी। दूसरा, एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा होगी। और आर्टिकल 20-21 हर परिस्थिति में बने रहेंगे। इसके लिए हमारे संविधान में 44वें संशोधन में ये बात कही गई थी, जो हुआ 1978 में। और ये किस आर्टिकल में संशोधन किया गया था? आर्टिकल 359 में। बाकी फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाएंगे, और बाकी जो भी हमारे मौलिक अधिकार है वो इमरजेंसी के दौरान छीन लिए जाते हैं। संविधान का चौथा काम यह है कि सरकार को जनता की आकांक्षा पूरा करने की क्षमता प्रदान करे ताकि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। देखो अब न्यायपूर्ण समाज, इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। 1982 में भारत में एशियन गेम्स हुए हमारे न्यू दिल्ली में। इससे पहले 1951 में भी हुए थे, ठीक है। तो भाई भारत के पास जिम्मा था एशियन गेम करवाने का, तो इसके लिए स्टेडियम वगैरह तैयार करवाया गया और व्यवस्था थी वो करवाई गई। उसमें ये काम भारत सरकार ने कुछ ठेकेदारों को दिया और ठेकेदारों ने मजदूरों को कम वेतन दिया। ये निर्णय गया कोर्ट में, और कोर्ट ने फिर इन ठेकेदारों को फटकार लगाई, या फिर जो भी हर्जाना इनको भरना पड़ा, और जिससे मजदूरों की उनको पूरा वेतन दिया गया। ठेकेदार तो अन्याय कर रहे थे, पर कोर्ट ने क्या किया? उन पर कार्रवाई की और मजदूरों को उनका जो भी वेतन बनता था वो दिलवाया। तो यही तो होती न्यायपूर्ण व्यवस्था। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है मचल नालुंग। इनका नाम आपको 11वीं क्लास की पॉलिटी में दिखेगा, ठीक है। ये असम से थे। 23 वर्ष की आयु में 1991 में इन्हें हिरासत में लिया गया, ठीक है। हिरासत में क्यों लिया गया था? क्योंकि इन्होंने कोई मारपीट में इनका नाम आ गया था, तो इसलिए हिरासत में ले लिया गया था। और इनको रिहा किया गया है 2005 में, क्योंकि इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं था। ये बेचारा गरीब आदमी था, तो ना ही इनकी कोई सुनवाई करने आया, ना ही इनकी कोई मदद हुई। फिर 2005 में भी NHRC, मैंने बताया था ना अभी, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसको पता चला कि एक ऐसा केस है, इसने जाकर इसकी मदद की और इसको रिहा करवाया 2005 में। देखिए 23 वर्ष की आयु में 1951 में गिरफ्तार किया गया थे और 2005 में छूटा। तो मतलब 77 जिंदगी के कितने साल? 49 और 5 54 साल जेल में गए। 23 साल के गए थे और वापस निकले जब 77 साल के। तो ये सिस्टम बिल्कुल अन्यायपूर्ण है।